वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पॉलिटी की सीरीज़ देखा था और पॉलिटी में हमने संविधान सभा के लगभग 30+ क्वेश्चंस किए थे। बहुत सारे लोगों ने उसमें आंसर भी दिए और काफ़ी सारे लोग उसमें सही आंसर दे रहे थे और लगभग कुछ लोग के गलत भी हो रहे थे। तो आज जो है, आज हम टेस्ट सीरीज़ को नहीं बल्कि एक टॉपिक को लेके आए हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि उत्तर भारत पर एक छत्र शासन करने वाले सम्राट, महान योद्धा जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेकर के लगभग आए हैं। याद रखिएगा, ये डेटा मैंने लुसेंट की किताब से उठाया हुआ है और लगभग जो उससे जुड़ी हुई कहानियाँ होंगी अपन उन्हें ही चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास आज हम देख रहे हैं, जिसमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुष्यभूति और पुष्यमित्र और शुंग वंश, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न ऐसा हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्यभूति ने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। तो कई बार नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो थोड़ा सा इस कन्फ्यूज़न को आप याद रखिएगा और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? तो वर्धन साम्राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वर्धन साम्राज्य को सबसे पहले तो दो नामों से जाना जाता है, या तो पुष्यभूति वंश के नाम से या वर्धन वंश के नाम से, ठीक है। अब देखिए, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूत और परिवर्ती गुप्त और गौड़ वंश प्रमुख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इतने वंशों का नाम लिया, यानी कि गुप्त वंश जैसे ही पतन की ओर गया तो इतने वंशों का क्या रहा है, तो हम बात करते हैं तो उदय हुआ। अगला पॉइंट है कि इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने उसमें हर्षवर्धन का चित्र और लगभग भारत का मैप जो है उसमें रखा हुआ है, जहाँ पे पुष्यभूति वंश का शासन रहा है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम पुष्यभूति था। इनकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर, वर्तमान में ये थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानसेर स्थान थी, ठीक है ना। तो ये स्थान कहाँ था दोस्तों? हरियाणा प्रांत में। अगला पॉइंट है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां इसने क्या की थी? धारण की थी। ध्यान रखिएगा, प्रभाकर वर्धन सबसे प्रभावशाली शासक हुआ। इसी के 3 संतानें थीं, जिसमें से एक राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री थी, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, तो 3 संतानें इसकी थी और इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। अगला है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। जैसा मैंने बताया कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात मौखरी वंश का भी उदय हुआ था, तो उसी प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ किया था, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी कि जो मालवा के शासक थे देवगुप्त, उसने इसके प्रभाकर वर्धन के दामाद या फिर हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी और साथ में उसकी बहन को, यानी हर्षवर्धन की बहन को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, यानी कि प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अच्छा, जिस समय मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या की थी, उस समय एक व्यक्ति ने और इसका सहयोग दिया था देवगुप्त का, उसका नाम था, वो गौड़ वंश का कौन था? राजा शशांक था। ये शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसी ने बोधि वृक्ष
जो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल के वृक्ष को इसने कटवा दिया था। ठीक है, तो इसी शशांक ने धोखे से क्या किया, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। यानी कि पुष्यभूति वंश का जो अगला राजा रहा वो कौन रहा है, आपका हर्षवर्धन था। अगला पॉइंट कहता है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट कई बार जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया। तो हर्ष ने किसको पराजित किया था, शशांक को, और बाद में क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसे अपनी राजधानी बना लिया। उस समय देखिए दक्षिण भारत भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है और चालुक्य वंश वहाँ पे शासन कर रहा था। कहा जाता है कि हर्ष और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें जो हर्षवर्धन था वो हार गया था। ठीक है, तो हर्ष के जीवन काल में हर्ष पुलकेशिन द्वितीय यानी कि जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, उसे हर्षवर्धन पराजित हुआ था। अगला पॉइंट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपने ह्वेनसांग का नाम बहुत सुना होगा। यह शासनकाल में यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। नोट कहती है, एक नोट है जिसमें कहा गया है कि ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान शाक्य मुनि की संज्ञा किसे दी गई थी, तो ह्वेनसांग को दी गई थी। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो ह्वेनसांग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों, तो पहला तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, उसके पश्चात बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से यह भारत आया। कहा जाता है कि हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। अच्छा, ये दो चीनी थे वो दूत अलग थे, लेकिन जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। मतलब कि जो पूर्वज थे यानी कि पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वो लगातार अगर देखें तो भगवान शिव और सूर्य की पूजा के उल्लेख मिलते हैं कि उनके पूर्वज भगवान शिव के उपासक एवं सूर्य के उपासक थे। परंतु क्या है कि प्रारंभ में कहा जाता है कि हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के पश्चात उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और पूर्ण बौद्ध बन गया था। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो रहा है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था हर्षवर्धन के समय में। अगला पॉइंट है कि हर्ष के समय में प्रयाग में यानी कि वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। मतलब एक जो समारोह होता था बौद्ध धर्म का, उसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, यानी कि जो छठवां समारोह हुआ था वो ह्वेनसांग उसमें सम्मिलित हुआ था। अब बाणभट्ट के बारे में जान लीजिए। कई बार क्वेश्चन आया कि किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की थी। कई बार पूछा जाता है कि हर्ष चरित्र एवं कादंबरी के रचयिता कौन है, तो बाणभट्ट थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। ठीक है ना, तो हालांकि ये मतलब अपवाद में है कि ये लिखा किसने। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने लिखे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और मिलता है कि धावक नाम का एक कवि था
जिसने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। अगला पॉइंट है कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन था। लेकिन ना तो वह कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। ये थोड़ा सा हम प्रशासन के बारे में उसके जान लेते हैं। अगला पॉइंट है कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और उस प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक। अगला देखिए, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, यानी कि भुक्ति जो छोटी इकाइयों में बटा था वो जिले थे। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। ठीक है। विषय के अंतर्गत कई पाठक, यानी कि आधुनिक वर्तमान में जिन्हें हम तहसील कह सकते थे, वो होते थे। ठीक, चलिए, तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ये आपको पता है कि लगभग ग्राम सभी में शासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ठीक। अगला पॉइंट है कि ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहलाता था या कहा जाता था, ग्रामक्ष पटलिक कहलाता था। ठीक। अगला, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। ये शब्द आपने गुप्त साम्राज्य में भी सुना होगा, जो मैंने प्रशासन में लगभग बताया था। अगला पॉइंट है कि दंडपशिक तथा दंडिक पुलिस, यानी कि पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारिक होते थे। ठीक है। तो ये जो दंडपाशिक और दांडिक होते थे, पुलिस विभाग के अधिकारी कहलाते थे। अगला पॉइंट है कि अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। यानी कि जो घोड़े में सवार सेना होती थी वो क्या कहलाती थी, आपकी बृहदेश्वर कहलाती थी, तथा जो पैदल चलने वाली सेना होती थी उनको बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें मिलता है। अगला पॉइंट है कि हर्ष के समय मथुरा जो था, वर्तमान में जो मथुरा आप जानते हैं, वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। चलिए, अभी थोड़ा सा मैं इनको पुनः बता दूं आपको कुछ पॉइंट और। जैसे चीनी यात्री हेन सोंग, जिसने अपनी यात्रा सीयू की लिखी है, उस सीयू की में ये भी प्राप्त होता है कि चांडाल जो थे वो नगरों के बाहर निवास किया करते थे, शूद्र भी नगरों के बाहर ही निवास किया करते थे। कुछ उल्लेख ये भी मिलता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में लहसुन और प्याज का उल्लेख नहीं मिलता है, कि लहसुन और प्याज लगभग इसका सेवन नहीं करते थे, केवल चांडाल ही इसके अपवाद थे, यानी चांडाल इत्यादि खाया करते थे। 15 साल तक जो है कहा जाता है कि हेन सोंग भारत में रुका, उसके पश्चात 657 पुस्तकें लेकर के यहाँ से चला गया। तो इस तरीके से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के कोई बेटे नहीं थे और जैसे इसकी मृत्यु हुई तो इसका वंश समाप्त हो गया। और जो प्राचीन भारत है, लगभग माना जाता है कि प्राचीन भारत का जो अंतिम प्रमुख हिंदू वंश था वो कौन सा था, आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश था। तो इस प्रकार से हमने वर्धन वंश की लगभग संपूर्ण जानकारी ली। आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आपके मन में बन रहे हैं, आप कमेंट में जाकर के कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, या ग्रुप में डाल के, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसमें भी जाके आप क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको वहीं पे दे दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।